डुअल नेचर ऑफ मैटर ये बोलता है डी ब्रोगली रिलेशन में कि कोई भी एक छोटा एंटिटी कुछ एक्सपेरिमेंट में अपने आप को वेव के रूप में मैनिफेस्ट करता है और सेम एंटिटी also manifests itself in some other experiment as a particle. Then if the entity is same, entity is same and it has sometime wave manifestation and some other time particle manifestation, तो वेव मैनिफेस्टेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक को या पैरामीटर को हम मेजर कर रहे हैं और पार्टिकल मैनिफेस्टेशन में जो मेजर कर रहे हैं उनके बीच में तो कोई एक रिलेशन होगा. That relation was given by de Broglie. So lambda equal to h by p. This formula is a fundamental relation. मतलब applicable to all kind of entities in any state, whether velocity is very large or velocity is very small. But जब आपको सोचो एक स्थिति है, आपको किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम दिया गया और वेवलेंथ पूछा गया, तो लैम्ब्डा इक्वल टू h by p डायरेक्टली यूज कर दो, उसमें और कुछ देखना ही नहीं है. लेकिन सोचो आपको वेलोसिटी दिया गया, यू आर गिविंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, so you must be knowing that whenever the particle's velocity is very large comparable to the velocity of light, then the mass of the body is not equal to its rest mass. For example, you know from the beginning, even from 1900, 100 साल पहले, 100 से भी ज्यादा साल पहले किसी ने मेजर करके बता दिया है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power -31 kg. लेकिन वो जो मेजर किया है वो रेस्ट मास है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर रेस्ट में है उसी टाइम में उसका मास मेजर करोगे तो फिर आप उसका मास को आपको मिलेगा 9.1 into 10 to the power -31 kg. क्या आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर. ओके. सो जिसने इलेक्ट्रॉन का मास मेजर किया था 120 साल पहले, वो मास का वैल्यू जो दिया था 9.1 into 10 to the power -31 kg, वो रेस्ट मास है. बट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलता है कोई भी बॉडी अगर मूव करेगा कोई भी वेलोसिटी में, तो उसका रेस्ट मास जितना है मूविंग के टाइम में उसका मास उससे अलग हो. अगर v वेलोसिटी में जाते हैं तो उसका मास m है और जब रेस्ट था उसका मास m0 है, तो m0 से m को निकालने का फॉर्मूला यही है. ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है. Now, whenever you want to use de Broglie relation, lambda equal to h by p, so h by mb. When body is moving, its mass cannot be the rest mass because the mass of the body changes when the mass body moves. तो फिर अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे दिया गया और पूछा गया कि उसका लैम्ब्डा निकालो, तो m की जगह पे आप क्या पुट करोगे? सवाल यही है, m की जगह पे क्या पुट करोगे उसको जानने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को एक्सप्लॉइट करते हैं. लेट अस, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. सोचो v का वैल्यू 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड है. सोचो तो v बाई सी कितना होगा? अगर v को मैं कैलकुलेशन सुविधा करने के लिए 3 into 10 to the power 5 लिया तो v बाई सी हो जाएगा 3 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 into 10 to the power 8. तो ये हो जाएगा 0.001. मतलब 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड हमारे लिए बहुत ज्यादा है. 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 100 किलोमीटर पर सेकेंड. अगर कोई एक ऐसा जान होगा, व्हीकल होगा
जो कि 100 किलोमीटर जाता है 1 सेकेंड में, तो वो 1 मिनट में 6000 किलोमीटर चलेगा। मतलब तुम जहां पे बैठे हो घर में, वहां से भुवनेश्वर अगर 500 किलोमीटर है तो आपको कई 5-7 सेकेंड में आप इधर आके पहुंच जाओगे। 5 सेकेंड में आप वहां से यहां तक पहुंच जाओगे। इतना में वेलोसिटी में अगर कोई जान मूव करता है व्हीकल, और आपको पूछा जाता है कि ये व्हीकल का स्पीड कैसा है, आप बोलोगे बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली बोलोगे। लेकिन वेलोसिटी लाइट के तुलना में कितना कम है। जो वेलोसिटी आपके लिए बहुत ज्यादा है, वो वेलोसिटी लाइट के तुलना में कितना कम है। अगर इलेक्ट्रॉन उसी वेलोसिटी में जा रहा है जो तुमको ज्यादा लग रहा है, तो फिर उसमें v²/c² कितना होगा? 0.0000001। ये जो क्वांटिटी है, आपको अगर इसी वेलोसिटी में किसी ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 9 × 10⁻⁹ आप ऊपर में लिखोगे 31 10⁻⁻31 kg, और नीचे में क्या लिखोगे? नीचे में लिखोगे 1 - 0.0000001। ये क्वांटिटी 1 की तुलना में बहुत नेग्लिजिबल है। यस सर। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली m0 बोल के पकड़ सकते हो। Could you understand this? यस सर। तो इसका मतलब अगर v/c लेस देन 0.01 है, जो कि तुम्हारे लिए ये भी बहुत लार्ज हो सकता है, लाइट की वेलोसिटी की तुलना में बहुत छोटा है, 100 से भी 1 पार्ट से कम, तभी तुम्हारे लिए वो बहुत हाई वेलोसिटी हो सकता है। लेकिन मास कैलकुलेशन करने के लिए उस वेलोसिटी में भी हम लोग मास ऑफ द बॉडी को अप्रोक्सीमेटली उसका रेस्ट मास ले सकते हैं। जब मास को हम लोग अप्रोक्सीमेटली रेस्ट मास लेंगे मूव करते हुए भी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी का कोई असर मास के ऊपर नहीं है। तब मिट्टी को हम लोग आराम से mv जो है वो m0 भी लिखेंगे, और लैम्डा का वैल्यू सीधा h/m0 भी कहा जाएगा। देन इट बिकम्स नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी क्या है? जहां पे आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई नहीं होता है, जहां पे हम लोग ये मानते हैं कि बॉडी मूव करने के टाइम में उसका मास में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बट अगर आपको किसी ने बोलेगा इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी में जा रहा है जो कि सोचो 0.6 c है, तो इसमें तो v/c 0.6 हो गया, उसमें मास का जो बदलाव दिखेगा ना वो प्रोमिनेंट होगा। 1 - 0.6 का स्क्वायर का रूट ओवर, जो कि ये हो गया 36 0.36, तो 1 से 0.6336 करने से ये हो जाएगा m0/√0.64। तो ये हो जाता है m0/√0.8। अब देखो ये हो गया 1.25 m0। मास में कितना बदलाव आया देखो। आप समझे या नहीं समझे? Could you understand now? Yes sir. So at this velocity, when you want to calculate lambda, you have to take h/mv, not h/m0v. You cannot take it as h/m0. तो इसी चीज को समझाने के लिए मैं लास्ट क्लास में बोला कि अगर v/c लेस देन 0.01 है तो मास में वेलोसिटी के साथ जो बदलाव है उसको इग्नोर किया जा सकता है, और लैम्डा कैलकुलेशन के टाइम में h/m0 भी पुट कर दो। अगर वो नहीं है, v/c 0.01 से ज्यादा है, देन यू कैन नॉट पुट लैम्डा इक्वल टू h/m0 भी,
In that case, lambda will be equal to h by mv, where m is given by m0 by 1 minus b square by c square root over into v. Could you understand this? Any doubt, anyone? अरे हाँ या ना बोलो. नो सर. तो अभी स्लाइड को देखो, यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है. When v is very very smaller than c, mass of the motion is rest mass. So p equal to m0v for non-relativistic particle. अच्छा, इस केस में क्या होता है, कभी कभार क्या करता है कि वो वेलोसिटी नहीं देता है. आपको क्या करेगा, और एक स्थिति देखो, इंटरेस्टिंग. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं. दी एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 900 kilo electron volt. Calculate its de Broglie wavelength. अगर वेलोसिटी दिया होता ना तो वेलोसिटी बाई सी कर देते, लेस देन या ग्रेटर देन है 0.01 को तुलना में. फिर कौन सा फॉर्मूला रिलेटिविस्टिक वाला, नॉन रिलेटिविस्टिक वाला यूज होता वो देख लेते, कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन वो भी नहीं दिया है. वो क्या दिया है, आपको दिया क्या है, वो एनर्जी, टोटल एनर्जी दिया है. तो फिर एनर्जी से आपको कैसे पता लगेगा कि ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है या नॉन रिलेटिविस्टिक, कंसीडरेशन इसके लिए लेना पड़ेगा. आपको याद रखना है कि जो फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h by p है ना, ये रिलेटिविस्टिक के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए भी एप्लीकेबल है. तो आपको p का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये तो टोटल एनर्जी है. एक्चुअली क्या होता है, देखो कैसे मैं करूंगा इसको. रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. रेस्ट एनर्जी मतलब क्या, मतलब जब इलेक्ट्रॉन पूरा रेस्ट में था उसके पास कितना एनर्जी था. रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m0 c स्क्वायर, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन. इसको अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करोगे ना, वो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. तो टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी करोगे तो 900 माइनस 511, ये हो जाएगा 389 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी क्या है. just 1 minute, let me pick up the phone. हाँ पाल सर कौन तू. हाँ हजारे 74 ना 1076 मोर आउ ठीक मने पडुनी सर, सही पाखा पाखी. ना 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 इंटरनेशनल पिला एकदम अलग. इंटरनेशनल पिला को डाटा सर मो पाखरे किछि भी नाही. इंटरनेशनल पिला को डाटा सब आईएस जो हमर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ माने नाही ना तार डीन जो अनिता मैडम थाको. ना 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 पक्का मु आपको जोटा कहूँ, मु 5टा सेक्शन इंटरनेशनल पिला को टच करूँ वर्तमान पर्यंत नंबर कहबारे अलॉटमेंट रे किछि भी हमें टच करूँ. माने एटा होची डीन सर को इंस्ट्रक्शन मते हम डिसाइड करछु इंटरनेशनल पिला को बाबद रे से तो तांको स्कूल तांकर एफआईसी अछि ना, हैला. आउ किछि कंफ्यूजन नै. आउटे जो कंप्लायंस सेल तरफ आपण रिक्वेस्ट ता पठै चंती आज सकाळु, ताको आमी मुझे दिन सर से कथा हली. दिन सर कहले जे नाही सेटा टिके रहि जांतु, आपण भलो भाबरे ताको एनक्वायरी करन. तनो ताको गोटे तार ट्यूटर मेंटर को खाली गोटे लाइन लिखि दियंतु, प्लीज एनक्वायर इन डिटेल एंड गिव योर ओन. हां हां कन्विंसिंग टिके लागुची तो सेई पई ताको आमे एनक्वायरी करला.
नहले हमको इनक्वायर करिया किसी दरकार नहीं। आउ सर माने बुझी परछन तो मैं कोन कहूची ऑनलाइन माने जो so E minus E0 389 kilo electron volt. Is it audible? Yes, Is sir. it audible everybody? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. आप क्या सोचते हो E0 जो है वो रेस्ट मास है, जब बॉडी पूरा रेस्ट में था। ये है टोटल एनर्जी। तो E माइनस E0 ये क्या होगा, क्या हुआ होगा सोचो। एक बॉडी पूरा रेस्ट में है, उसका एनर्जी E0 है। दूसरे टाइम में मूव करते हुए बॉडी का एनर्जी E देखा गया, तो E माइनस E0 आपको क्या एस्टिमेट करके देगा। सब चुपचाप बैठ गए क्यों, कुछ भी आइडिया नहीं मिला है? उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स, तो यही है उसका काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन एनर्जी। अगर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी रेस्ट एनर्जी के तुलना में नेग्लिजिबल नहीं है, इसका मतलब बॉडी बहुत हाई वेलोसिटी में है, लाइट वेलोसिटी की कंपेरेबल है। यहीं पे तुम डिसाइड कर लेना कि ये पार्टिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, इसका मेरे को तो वेवलेंथ के लिए मोमेंटम चाहिए ना, तो मोमेंटम को मैं रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला से निकालूंगा। कैसे? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4 का रूट ओवर। यही है 900 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। m0 c स्क्वायर तो हमको पता है, E0 ये तो E0 का स्क्वायर है, तो P का वैल्यू आ जाएगा। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर ये फॉर्मूला क्यों लगाए, आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर बाय 2m ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए। ये फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो कंपेरेबल टू रेस्ट एनर्जी है, और ये कंपेरेबल होने के टाइम में द बॉडीज वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट। जब लो वेलोसिटी में बढ़ी जा रहा है लाइट की तुलना में, तभी जाके हम लोग काइनेटिक एनर्जी को स्क्वायर बाय 2m ले सकते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, अगर आपको ऐसा बताया जाए कि ये पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी 900 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं देके लिखता है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों को कंपेयर करो, ये बहुत छोटा है। तब आप बोलोगे सर ये तो और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल नहीं है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, सो p इज इक्वल टू 2m के बराबर। देन लैम्डा इज इक्वल टू h by p इज इक्वल टू h by 2m के रूट ओवर। So you have to first understand when you are going to use the relativistic expression
और व्हेन यू आर गोइंग टू नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन। अब बोलोगे सर अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं देखते टोटल एनर्जी दिया, तो टोटल एनर्जी अगर दिया तो फिर उसका कैसे किया जाएगा लास्ट में, इससे पहले समझा दिया। कभी कभार क्या करता है वो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोल देगा कुछ भी, उसमें क्या होता है टोटल एनर्जी इज ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जबकि काइनेटिक एनर्जी को आप लिख पाओगे p²/2m। तो फिर p का वैल्यू को 2m इंटू E माइनस G लिखना पड़ेगा, ये वाला नहीं। So looking into the problem you have to deal it. Is it clear? Is it clear? Yes, फिर sir. सो गए Yes, सो। Yes. तो ये जो कंडीशन दिए हैं आई भी, ये सब नॉन रिलेटिविस्टिक केस में सोचो एक चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करा के उसको फिर फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा ई इक्वल टू 1.227 बाई रूट ओवर वी नैनोमीटर। लेकिन अगर आप रिलेटिविस्टिक कंडीशन में आते हो तो ये दो केस इधर दिखाया गया है। उसके बाद नोट किया गया है कि आप कैसे पहचानोगे कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। एक तो पहले चेक करो कि V C के तुलना में नेग्लिजिबल है या कंपेरेबल है। अगर कंपेरेबल है रिलेटिविस्टिक, अगर नेग्लिजिबल है नॉन रिलेटिविस्टिक। अगर एनर्जी दिया गया है तो E को कंपेयर करो रेस्ट एनर्जी के साथ। कभी कभार क्या करता है जानते हो, वो आपको मोमेंटम दे देगा और एनर्जी पूछेगा। अभी मोमेंटम मिला तो एनर्जी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन लगे, रिलेटिविस्टिक वाला या दूसरा वाला, ये जानने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है उसका पीसी कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इतना है और रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो फिर पहले पीसी कैलकुलेट करो और कंपेयर करो m0c² के तुलना में वो बहुत छोटा है या कंपेरेबल है। अगर कंपेरेबल है तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो उसको रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोल के सोचो। इज इट क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? फिर सो गए सब लोग? नहीं सर, थोड़ा कोप अप कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई तकलीफ हो रहा है तो बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और एक बार समझाऊंगा। अगर लग नहीं रहा है कि कोई तकलीफ है तो रूम में जाके इमीडिएटली आज ही पढ़ना, फिर चेक करना। अगर फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल जरूर आपको मिलेगा। नॉट ओनली इन थ्योरी क्विज टेस्ट बट ऑल्सो इन क्विज टेस्ट तो सिर्फ ऑसिलेशन का है, कपल्ड ऑसिलेशन तक। कपल्ड ऑसिलेशन क्विज में आएगा, लेकिन ये जो मिड सेम है वहां पे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। ये एक इंटरेस्टिंग बात हम लिख के दिए हैं, हिस्ट्री ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी। अभी तक तुम क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन कभी कुछ एक्सपेरिमेंट में अपने आप को वेव की फॉर्म में डेमोन्स्ट्रेट करेगा, किस दूसरे एक्सपेरिमेंट में अपने आप को पार्टिकल की फॉर्म में डेमोन्स्ट्रेट करेगा, मतलब वो डुअल बिहेवियर दिखाएगा। कोई एक बिहेवियर परमानेंटली नहीं दिखाएगा, और डुअल दोनों बिहेवियर दिखा सकता है। तो ये जो आइडिया कैसे डेवलप हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 14th-15th सेंचुरी टिल डी ब्रोगली, कैसे ये आइडिया में ग्रोथ हुआ, इस चीज को यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट नोट फॉर्म में लिख के दिए हैं। आप लोग इसको पढ़ना, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। और फाइनली क्या कंक्लूडेड हुआ है, wave particle duality is a natural consequence and entities can exhibit both particle and wave manifestations in different experiments and sometimes even in different parts of the same experiment.
तो ये चीज को आप अच्छे से समझना। इस पैराग्राफ जो दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ने के बाद तुम लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी लगेगा। ओके, जी सर। नाउ सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग बात आता है। देखो अभी कितना सारे ये डी ब्रोगली रिलेशन हो गया ना, और इस तरह का कैलकुलेशन चलने लगा, तो कितने सारे कंफ्यूजन दुनिया में आया, और उस कंफ्यूजन को कैसे 4-5 साल के अंदर ही हाल कर दिया गया, उसका हाल निकल गया, वो चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर समझते हो तो आगे आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, और क्वांटम कंप्यूटेशन में भविष्य में अगर आप पढ़ते हो तो वो यूजफुल हो। सवाल क्या है? सवाल है अभी ये एक इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल के रूप में, और डी ब्रोगली बोलता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट में वो इलेक्ट्रॉन एक वेव के रूप में भी अपने आप को मैनिफेस्ट करा सकता है। डी ब्रोगली बोल दिया कि उसका अगर वेव के रूप में वो मैनिफेस्ट करेगा तो उसका वेवलेंथ का वैल्यू कितना होगा? h/p। लेकिन एक बात सोचो, हम लोग जो पढ़े थे वेव के बारे में, वहां पे वेव का डेफिनेशन क्या था? Wave is a kind of oscillating disturbance that spreads over a region of space। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है देखो। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के रूप में एक पॉइंट में उसको आप दिखा रहे हो, मतलब वो कंप्लीटली लोकलाइज्ड है। आपको किसी ने पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आप बोलोगे वो एक पॉइंट में है, किसी इंस्टेंट में। और उस टाइम में क्लासिकल फिजिक्स में क्या आइडिया था कि पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, एनर्जी सब कुछ आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। साइंस इज डिटर्मिनिस्टिक, कुछ भी चीज का वैल्यू आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो। तो पोजीशन को अगर आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एक पॉइंट होगा। मतलब आपको किसी ने पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दिखा, आप एक पॉइंट को दिखाओगे, लोकलाइज्ड। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप वेव के रूप में मानते हो और वेवलेंथ को मोमेंटम से कैलकुलेट करते हो, आप ये यहाँ पे क्या बात बोल दी है कि मोमेंटम, वेलोसिटी सब कुछ आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो। तो अगर ई का यूनिक वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा, एक सिंगल वैल्यू, इसका मतलब वेवलेंथ का भी एक सिंगल वैल्यू होगा। तो फिर जिस वेव के द्वारा आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करोगे वो एक मोनोक्रोमेटिक वेव होगा। मोनोक्रोमेटिक वेव मतलब ए वेव ऑफ सिंगल वेवलेंथ। कोई भी मोनोक्रोमेटिक वेव का ना लार्ज एक्सटेंशन रहता है। याद करो definition of wave। A wave is a kind of oscillating disturbance that spreads over a space, region of space, within which, उसके अंदर there exists a quantity which oscillates with respect to space and time। याद करो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक मोनोक्रोमेटिक वेव सोचोगे तो वो एक रीजन को स्प्रेड करके इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट में आप लोकलाइज नहीं कर सकते। इन द फॉर्म ऑफ ए वेव इट इज डिलोकलाइज्ड। कोई भी अगर आपको किसी ने पूछेगा अरे वो लड़का कहाँ पे है, तुम बोलोगे कि वो लड़का इंडिया के अंदर कहीं भी है। अरे भाई तुम तो उसको डिलोकलाइज कर दिए, उसका पोजीशन को एग्जैक्टली नहीं बता पाए। इंडिया के अंदर कहीं भी है, सेम इंस्टेंट में। तो इसी तरह आपको अगर वेव की रिप्रेजेंटेशन में किसी ने बोलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा रीजन के अंदर है। फिर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहा है, कितना बड़ा रीजन। आप अगर मोनोक्रोमेटिक वेव को दुनिया में देखना चाहते हो तो उसका स्प्रेडिंग काफी लार्ज होता है। वेव का लेंथ जिस रीजन में वो स्प्रेडेड है वो लेंथ छोटा होगा या फाइनाइट होगा अगर उस रीजन में एक वेव नहीं बहुत सारे वेव हैं जिनका वेवलेंथ अलग अलग है और सुपरपोज कर रहे हैं। मतलब ए फाइनाइट साइज वेव can only be obtained when you superpose large number of waves of differing wavelength and differing frequency। एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव कभी भी
एक छोटा सा स्पेस के अंदर कन्फाइन नहीं हो सकता। अगर आप बोलते हो कि पी को आप एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे तो वेवलेंथ एग्जैक्ट है, तो फिर इलेक्ट्रॉन वेव मैनिफेस्टेशन में मोनोक्रोमेटिक वेव है, तो उसका एक्सटेंशन बहुत बड़ा है, तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो गया। ये एक बड़ा समस्या आया। इन द वेव मैनिफेस्टेशन यू विल सी इलेक्ट्रॉन स्प्रेड्स ऑल ओवर द बिग स्पेस। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से दिल्ली तक स्प्रेड करके बैठेगा सेम इलेक्ट्रॉन, तो मैं भी इधर से इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करूंगा और दिल्ली में बैठा हुआ मेरा दोस्त जो रिसर्च कर रहा है वो भी उसी इलेक्ट्रॉन को उसी टाइम में अपना इंस्ट्रूमेंट में डिटेक्ट करेगा। ये कैसा हो सकता है? इस एंड में बैठने वाला आदमी भी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, इस एंड में बैठने वाला आदमी भी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा। दैट मीन्स यू कैनॉट से वेयर द इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इज, सो इट इज डिलोकलाइज्ड नॉट लोकलाइज्ड। ये एक समस्या हुआ, सबसे बड़ा समस्या। दूसरा एक समस्या है, देखो जब आप एक वेव के वेलोसिटी बोलते हैं, याद करो जब वेव पढ़ा रहे थे, whenever you talk about the wave velocity, what actually progresses, क्या प्रोसीड करता है वेव में? एक फेज। In case of a wave, what progresses is phase velocity, and that is the wave velocity. Whereas same electron वेव के रूप में जब फेज वेलोसिटी में आगे बढ़ता है, पार्टिकल के रूप में उसका एक पार्टिकल वेलोसिटी होता है। ये फेज वेलोसिटी है जिसका एक्सप्रेशन आप लोग ओमेगा बाई के देखे थे, जबकि पार्टिकल रूप में उसका पार्टिकल वेलोसिटी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक एंटिटी, उसका दो मैनिफेस्टेशन, चाहे वो पार्टिकल मैनिफेस्टेशन में रहे चाहे वो वेव मैनिफेस्टेशन में रहे, दोनों का वेलोसिटी तो अलग नहीं हो सकता ना। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में 100 मीटर पर सेकंड में जा रहा है और वेव के रूप में 500 मीटर पर सेकंड स्पीड में जा रहा है। अरे वो तो वही इलेक्ट्रॉन है ना, कैसे आप उसका दो अलग अलग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हो? वो तो एक ही वेलोसिटी में एक इंस्टेंट में जा रहा होगा। तो चाहे वो अपने आप को पार्टिकल के रूप में मैनिफेस्ट करे या वेव के रूप में मैनिफेस्ट करे, दोनों का वेलोसिटी सेम इंस्टेंट में सेम दिखना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक मोनोक्रोमेटिक वेव के रूप में प्रेजेंट किया गया डी ब्रोगली फार्मूला में, अभी ये सबसे दो बड़ा चैलेंज आया। फर्स्ट चैलेंज इज electron if is represented by a wave then it is not localized, it becomes delocalized. It can be detected at different places at the same time. Second challenge is, second problem, whether the velocity in its particle manifestation and wave manifestation they are same or not. तो इसके लिए ये कैलकुलेशन किया गया। देखो कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में भी वेलोसिटी में जा रहा है, अभी उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव माने तो फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा? फेज वेलोसिटी। और फेज वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है? ओमेगा बाई के, वो हम पढ़े हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी को वेव मैनिफेस्टेशन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं h इंटू फ्रीक्वेंसी। कोई भी वेव का एनर्जी जो है hf करके हम पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं h बाई 2 पाई इंटू 2 पाई f, नीचे 2 पाई ऊपर 2 पाई। h बाई 2 पाई को हम लोग h क्रॉस बोलते हैं। इसके आगे अगर h क्रॉस बोलूंगा तो आप मान लेना कि ये h बाई 2 पाई, और 2 पाई क्या है? ओमेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है डी ब्रोगली रिलेशन के अनुसार क्या है? h बाई लैम्डा। इसको ऐसे लिखो h बाई 2 पाई इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, एक ही बात है। h बाई 2 पाई क्या है? h क्रॉस 2 पाई बाई लैम्डा क्या है? k। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन वैलिड रहता है तो मोमेंटम का वैल्यू h क्रॉस ओके हो जाता है। देन phase velocity can be written as h cross omega by h cross k। ऊपर में h cross मल्टीप्लाई किया, नीचे में, और h cross omega क्या है? k e, और h cross k क्या है? p। So electrons
wave velocity or particle phase velocity is equal to energy of the electron by momentum of the electron. ये फॉर्मूला निकल गया। अभी इलेक्ट्रॉन मूविंग नॉन रिलेटिविस्टिकली, free electron. So what is a free electron? An electron which does not possess any potential energy or not act moving under any force is called as a free particle. So अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसका मतलब टोटल एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन नॉन रिलेटिविटी में p²/2m है। तो फिर E/P क्या हो जाएगा, जो कि हमारा फेज वेलोसिटी था इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हो जाएगा p²/2m डिवाइडेड बाई p। तो एक p कट गया, ये हो गया p/2m। p क्या है, मास इनटू पार्टिकल वेलोसिटी। इन मोमेंटम तो पार्टिकल फॉर्म में मीनिंग आता है ना। सो मोमेंटम इज इक्वल टू mv बाय 2m, कैंसिल हो गया, v/2। ये क्या निकल गया रे, ए बिग प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में जा रहा है v वेलोसिटी में, और वेव फॉर्म में जा रहा है v/2 वेलोसिटी में। मतलब मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में 100 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, अगर वही इलेक्ट्रॉन वेव बन के आगे बढ़े उसी टाइम में, तो कितना वेलोसिटी में जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बात हुआ, सेम पार्टिकल इन टू डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। सोचो, एक इलेक्ट्रॉन को तुम अभी पार्टिकल के रूप में देख रहे हो, मैं वेव के रूप में देख रहा हूं। तुम उसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड मेजर करोगे, उसी इंस्टेंट में मैं 50 मीटर पर सेकंड मेजर करूंगा। तो थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लिए एक जगह पे होगा, और वही इलेक्ट्रॉन मेरे लिए दूसरी जगह पे होगा, क्योंकि वो मेरे केस में स्लो जा रहा है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, पैराडॉक्स हो गया। एक इलेक्ट्रॉन दो अलग जगह पे कैसे हो सकता है सेम टाइम में। अच्छा, ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। अगर रिलेटिविस्टिक के लिए देखेंगे तो सोचो इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक है तो क्या होता है, मूविंग रिलेटिविस्टिकली। तो फिर एज वेलोसिटी तो E/P है, लेकिन E क्या है, E इज इक्वल टू mc², जो कि p²c² प्लस m0² c4 का रूट हो। तो काइनेटिक एनर्जी जो उसका आता है, हम लोग चाहिए E और P। तो इसमें क्या हो जाएगा, एज वेलोसिटी इज इक्वल टू E/P। E क्या है, mc², P क्या है, mv c²/v। अच्छा, रिलेटिविटी थ्योरी बोलता है कि v कभी भी c के साथ सेम नहीं हो सकता, v इज ऑलवेज लेस देन c। अगर v c से छोटा है, इसका मतलब फेज वेलोसिटी ग्रेटर देन c होगा। तो फिर रिलेटिविस्टिक थ्योरी बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव के रूप में वो पार्टिकल के रूप में जो वेलोसिटी में जा रहा है उससे ज्यादा वेलोसिटी में जाएगा। ये कैसे संभव है, दोनों केस में तो पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, वेव या पार्टिकल रूप में सेम एंटिटी का। इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी पैराडॉक्स। हम बोले थे ना दो प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हेन यू ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, मोनोक्रोमैटिक वेव, इट एक्सटेंड्स ओवर ए बिग रीजन ऑफ स्पेस, so it becomes delocalized. It can be located at the same time at many different places. That is not possible, that is not acceptable. Second, if you are representing electrons sometime as a particle and some other time as a wave, in both manifestations their velocity should be equal, but that did not happen. So ये दो ऑब्जेक्शन डी ब्रोगली जब 1923 में अपना रिलेशन दिया ना, उसके बाद इमीडिएटली फिजिक्स का कम्युनिटी इसको सीरियसली अपोज की। फिजिक्स लोग बोले, साइंटिस्ट लोग बोले, अरे क्या पागल है, इलेक्ट्रॉन एक रीजन को कैसे कवर करके रहेगा, डिलोकलाइज्ड कैसे होगा, उसको तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं लैब में। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल के रूप में अलग अलग वेलोसिटी में कैसे जाएगा, वेलोसिटी पैराडॉक्स। तीसरा एक सवाल आया, तीसरा सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो हर कोई वेव में एक वेव फंक्शन होता है जो
पेस ऑफ टाइम के साथ ऑसिलेट करता है। फिर वो वेव फंक्शन भी क्या है? इतने सारे सवाल पूछ के डी ब्रोगली रिलेशन को रिजेक्ट करने की कोशिश किया गया। लोगों ने बोले कि डी ब्रोगली गलत बोला है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात उसी टाइम में हुआ, ये आप जानते हो, ये 1923 में डी ब्रोगली ने अपना फॉर्मूला दिया था। 1925 और 26 में दो अलग अलग जगह पे, एक जगह पे डेविसन गार्मर और दूसरे जगह पे ये जीपी थॉमसन, ये दो टीम इलेक्ट्रॉन का वेव मैनिफेस्टेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया। कैसे? तुम जानते हो, एनी एंटिटी if is involved in diffraction or interference, it must be a wave manifestation. जो एंटिटी अपने आप को वेव के रूप में नहीं दिखाता है, वो कभी इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन दिखा नहीं सकता। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस खाली वेव के द्वारा ही दिख सकता है, और इलेक्ट्रॉन बीम को लेके उसका डिफ्रैक्शन इफेक्ट ये डेविसन गार्मर और जीपी थॉमसन इंडिपेंडेंटली दिखा दिए। उसके साथ वो लोग डी ब्रोगली रिलेशन को भी वेरीफाई करके दिखा दिया। दोनों चीज एक साथ हो गया 3 साल के अंदर। इसलिए जो लोग अपोज कर रहे थे ना कि डी ब्रोगली रिलेशन गलत हो सकता है, वो लोगों का मुंह बंद हो गया। रादर लोगों ने सोचे कि शायद हम लोग डी ब्रोगली रिलेशन को लेके जो सोच दिमाग में भर्ती कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक ए वेव, acting as a wave and also involved in diffraction phenomena that was experimentally verified. Seeing is believing. देख रहे हो तो उसको कैसे विश्वास नहीं कर सकते? So these all things are explained here. Phase velocity of monochromatic wave, उसका एक्सप्रेशन कोई भी वेव का ओमेगा बाई के, अगर डी ब्रोगली वेव है तो उसके लिए फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ई बाई पी। फिर नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए वो पार्टिकल वेलोसिटी का आधा, इक्वेशन नंबर 18, इसको शेयर करके दिखाता हूं, रुको। ये देखो, यही बात बोल रहे थे, हाउ टू रिप्रेजेंट मैटर वेव्स। मैटर को रिप्रेजेंट करने वाला वेव को मैटर वेव बोलते हैं, जिसको डी ब्रोगली पहले सजेस्ट किया कि हो सकता है, और उसको एक्सपेरिमेंटली डेविसन गार्मर और जीपी थॉमसन वेरीफाई कर दिया। उसके बाद वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या हो सकता है, फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है, ये कोई भी वेव के लिए है, कोई भी, चाहे मैटर वेव हो, चाहे वाटर वेव हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे इलेक्ट्रिक वेव हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आएंगे, फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली waves, then the same expression takes as phase velocity is equal to E by P, equation number 17। और नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में वो दिखाता है कि फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी बाई 2, इक्वेशन नंबर 18। और रिलेटिविस्टिक लिमिट में ये दिखाता है कि फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू c स्क्वायर बाई v, इक्वेशन नंबर 19। तो पार्टिकल वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी सेम नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी पैराडॉक्स आ गया, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट किया। उसके साथ और एक प्रेरित चीज था, नॉन लोकलाइजेशन। तो फिजिक्स का कम्युनिटी यहाँ पे एक चीज पे चेक कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक ए वेव। दूसरे जगह पे आप देख रहे हो कि ये वेलोसिटी पैराडॉक्स आ रहा है, नॉन लोकलाइजेशन प्रॉब्लम आ रहा है, और वेव फंक्शन क्या है उसको भी पकड़ में नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, साउंड वेव में वेव फंक्शन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन वेव के लिए कौन सा वेव फंक्शन है, प्रोटॉन वेव के लिए कौन सा वेव फंक्शन है, मैटर वेव के लिए कौन सा क्वांटिटी है जो वेव फंक्शन के रूप में काम करता है। ये सब कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए लोगों ने अपना दिमाग लगाए। वहीं से पैदा हुआ ये आइडिया कि इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में एक वेव पैकेट बन सकता है। तो ये वेव पैकेट है क्या, वो बनता कैसा है, और कैसे ये जो प्रॉब्लम वेलोसिटी पैराडॉक्स, डीलोकलाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब कैसे रिमूव हुआ,
वेब पैकेट के रूप में सोच के, और वहां से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे एक पावरफुल पोस्टुलेट बन के आया, ये चीज हम यहीं पे नेक्स्ट क्लास में दिखाए, वेब पैकेट, और वहां से कैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पैदा हुआ। ये वेब पैकेट की कंसेप्ट से ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जन्म हुआ। ऐसे इस चीज को हम लोग देखें, वेब पैकेट का फॉर्मेशन देखे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बहुत बार आता है। सो नेक्स्ट क्लास विल बी व्हाट इज ए वेब पैकेट, हाउ ए वेब पैकेट इज फॉर्म्ड, and what is the need of assuming an electron in its wave manifestation to be a wave packet. So this thing, how assuming electron to be a wave packet, how could the velocity paradox was removed with this, all these things, and delocalization problem also was removed. All these things we shall discuss in the next class. But you read this note very carefully. Whatever lines I am uttering, those are written in this note, because this is prepared by me. Okay. Any doubt, any question from you? Yes. Any question? No, sir. Okay. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.